प्रैक्टिस क्लास करेंगे, सोमवार से प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा लिखो, हेडिंग लिखो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, हाँ चलो देखो एक बार, इस चैप्टर में मेनली मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3-4 चीजें पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले क्या पढ़ना है बताओ? बार, उसका ग्राफ। फिर दूसरा पढ़ना है आपको क्या? हिस्टोरी, तो आप लोग सोशल में पढ़ते हैं, ग्राम यहाँ पे पढ़ लेंगे, हिस्टोग्राम। फिर क्या पढ़ना है आपको बताओ? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसमें 2 प्रकार आएगा, देख लेंगे उसमें। अभी देखो इन सब चीजों को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या कह रहा था, देखो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को करने के लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 1-2 वर्ड है जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप चैप्टर में कंफर्टेबल फील करोगे। तो उन सारे वर्ड्स का मीनिंग जो है वो मैंने लाइनअप किया, एक एक करके बताता हूँ, आप देखते जाइए, फिर हम बार ग्राफ पर अटैक करेंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है डेटा। इस पूरे चैप्टर में डेटा का मतलब हमारे लिए होगा कोई भी प्रकार का न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने क्लास में सारे स्टूडेंट्स के पास जाइए, उनका वेट पूछिए कि तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा वजन कितना है, तुम्हारा वजन कितना है, और जो भी डेटा आपको इससे मिलेगा, ठीक है ना, वो हो गया आपका, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो बेसिकली आपका डेटा हो गया। यह सबका आप जाके हाइट नाप लीजिए, ठीक है? यह सपोज कीजिए कि आप अपने घर पे जाइए, अपने मोहल्ले में जाइए, सबको पूछिए कि आप लोग का इनकम कितना कितना है, अगर सच वाला बता दे वो लोग, तो वो भी आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वो डेटा है आप, ठीक है? यह आप मतलब अपने क्लास में सारे स्टूडेंट लोग से पूछिए कि स्कूल से उसका घर कितना दूर है, ठीक है? किसी किसी का बहुत ज्यादा आएगा, किसी किसी का बहुत कम आएगा, कोई कोई एकदम स्कूल के आसपास ही रहता होगा, तो वहां से भी जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उसको आप डेटा कंसिडर कर सकते हैं। तो डेटा का मीनिंग मेरे ख्याल में समझ में आ गया। अब डेटा को प्रेजेंट करने का इस चैप्टर के अंदर में समझो कि टोटल 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका हो गया रॉ डेटा, ठीक है? अगर आप सपोज करो कि क्लास में जाते हो और जाने के बाद में बच्चों से पूछते हो कि किसका वजन कितना है, और सब लोग अपना अपना वजन बताता है आपको, और वजन को आप ऐसे कॉमा दे के लिख देते, बात खत्म, ठीक है ना? तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन के साथ में अगर आप न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो उस चीज को कंसिडर क्या किया जाएगा बताओ? रॉ डेटा। फिर हो सकता है कि आपके जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना का सर्वे आप करोगे, उसका क्वांटिटी मान लो कि जैसे 9 है, फिर तो फिर भी आई विल से कि कम है। लेकिन सपोज करो कि आप ये वाला जो सर्वे है ना, अपने क्लास से इधर होके आप पूरे स्कूल का ही करने लग गए। अब मान लो कि आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, अब 500 लोगों का इन्फॉर्मेशन अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो उसका कोई काम नहीं होगा, उससे हम कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाएंगे, ये निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जैसे ही आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द सर्वे बढ़ जाता है, ये नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस इन योर डेटा बढ़ जाता है, तो फिर हम प्रेजेंटेशन का कुछ और भी टेक्निक यूज करते हैं। एक टेक्निक होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बताओ? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कितने लोग का डेटा है? इसमें है 70 लोगों का डेटा। पिछले वाले में कितने लोगों का था? 9 लोगों का। अभी 70 लोगों का डेटा को भी आप कॉमा कॉमा दे के लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये 70 नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत लिखवा दिया है, मैं बताता हूँ वो कितना है। 9 से 15, 15 दिन 18, 18 2 20, ये 20 लोगों का डेटा। बताऊंगा क्या है इसका मीनिंग, ठीक है? लेकिन अभी आप समझो कि नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम है तो कॉमा कॉमा दे के भी लिखते हो, इट इज ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आपका ज्यादा हो जाए तो कॉमा कॉमा दे के लिखने से कैसा दिखेगा आपको दिखाता हूं मैं। देखो इसका मतलब है कि 12 किलो वजन वाला 9 आदमी है आपके पास। मतलब जब आप लिखोगे तो 12, 12, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिया। मतलब एज मानो, वजन मानो, जो भी मानो, ठीक है? मतलब सपोज करो कि एज ही कलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो इस टाइप से अगर डेटा आपके पास में प्रेजेंट किया गया है तो उसका मीनिंग ये होगा कि आपके इंफॉर्मेशन के अंदर में ये वाला वैल्यू 9 बार रिपीट हो रहा हो। फिर मान लो कि 13 लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ आपको? 6। इसका मीनिंग होगा 13 13 3 4 5 6। फिर मान लो कि 14 3, तो 1 2 3। फिर 15 0 तो नहीं लिखने से भी चलेगा, 16 2 बार, तो 16 और 16। अब देखो
जैसे ये प्रेजेंट किया गया था कॉमा कॉमा दे के, तो इस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते थे बताओ, रॉ डेटा। इस डेटा को भी आप चाहो तो कॉमा दे दे के ऐसे लिख सकते, लेकिन अगेन यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा सेंस क्रिएट नहीं कर रही, इससे ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब कभी भी आप लिखते हो कि डेटा के अंदर में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक बार मेंशन कर दिया, और उसके साइड में पूरे डेटा के अंदर में वो वाला वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है इस बात को मेंशन कर दिया, और जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है उसको इस चैप्टर में क्या बोला जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी, कि ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू इतने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यदि इस तरीके से कॉमा कॉमा से थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा आप ज्यादा बेटर करके टेबल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करते हो, जहां पर सारा डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन को एक एक बार यहाँ मेंशन कर दोगे आप, और कौन सा नंबर या कौन सा इन्फॉर्मेशन कितने बार आपके डेटा में रिपीटेड है उस चीज को आप साइड में मेंशन कर दोगे, तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को बोला जाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसको कई बार डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। डिस्क्रीट बोलो या अनग्रुप्ड बोलो, बात एक ही, ठीक है। अब सपोज करो कि ये इन्फॉर्मेशन और यदि हाई क्वांटिटी में आपके पास में आ जाए, तो एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक। इसमें क्या होगा, जैसे फर्स्ट वाले में क्या था कि बस आपने इन्फॉर्मेशन को कॉमा दे दे के लिख लिख के छोड़ दिया। सेकंड वाले में आपने क्या किया कि हर एक डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन को एक बार मेंशन किया, और वो आपके डेटा में कितना बार रिपीटेड है उस रिपीटेशन के क्वांटिटी को आपने साइड में मेंशन कर दिया। अभी नेक्स्ट वाले में क्या है कि आप डेटा का वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि एक साथ एक ग्रुप का नाम मेंशन कर रहे हो, 0 to 10 मेंशन कर दिया आप। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 10 के बीच में जो भी कुछ आया होगा आपके पास में, वो सारा का सारा इस लाइन में काउंट हो गया होगा, ठीक है। फिर 10 से 20 का मेंशनिंग है, उसमें मान लो कि 6 दिया हुआ, इसका मतलब है कि 10 से लेकर 20 के बीच का जो भी नंबर्स आया होगा वो यहाँ पे काउंटेड है, 20 से 30 यहाँ काउंटेड है, 30 से 40 यहाँ काउंटेड है, 40 से 50 यहाँ काउंटेड है। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, डेटा का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को अगर आप इस तरीके से कॉमा कॉमा देके प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, रॉ डेटा। फिर अगर आप इस तरीके का टेबल बनाते हो जिसमें एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कितने बार रिपीटेड है उस चीज को मेंशन किया है आपने साइड में, ठीक है, और रिपीटेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे इस चैप्टर में बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को क्या बोला जाएगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर नेक्स्ट एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप डेटा के वैल्यू के जगह पर एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज का नाम मेंशन कर दीजिए इस टाइप के फॉर्मेट में, ठीक है ना। इस फॉर्मेट को बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बताओ, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में अगर आप डेटा प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप डेटा। और यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है देखो, 0 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, यानी कि 0 से लेके 10 के बीच का जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में रहा होगा वो सारा का सारा इस लाइन में काउंट हुआ होगा, 10 से 20 का इन्फॉर्मेशन इसमें एंड सो ऑन। अब ये जो क्लास इंटरवल वाला फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट दो तरीके से आ सकता है। देखो यहाँ देखो, क्लास इंटरवल का फॉर्मेट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से भी आ सकता है, और 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 इस टाइप से भी आ सकता है। अगर इस टाइप से आएगा तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डेटा। क्या बोलते हैं बताओ, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस। अभी कंटिन्यूअस वाले में एक कैच है। कैच क्या है देखो, कि सपोज करो कि आपके उस इंफॉर्मेशन सेट के अंदर में 10 खुद भी आया था मान लो, तो अगर 10 इसके अंदर में खुद भी आया था और आपको अगर मान लो कि इस टाइप का टेबल बना के उसको लिखना है, ठीक है ना, तो इस टेबल में तो 10 तो दो जगह दिखाई दे रहा है मेरे को, ऊपर भी दिखाई दे रहा है नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो अगर 10 खुद मेरे डेटा में आ रखा है तो उसको मेरे को कहाँ काउंट करना चाहिए, ऊपर वाले क्लास इंटरवल में कि नीचे वाले क्लास इंटरवल में? तो आंसर है कि नीचे वाले, ठीक है। कंटिन्यूअस वाले में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, मतलब एक तो पहले समझो कि ये क्लास इंटरवल है, इसका जो छोटा वैल्यू है वो हो गया लोअर लिमिट, और किसी भी क्लास इंटरवल का जो बड़ा वैल्यू हो क्या हो गया आपका अपर लिमिट। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है तो किसी में भी अपर लिमिट सेम क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होता है, वो हमेशा नेक्स्ट वाले में काउंट होता है। क्योंकि 10 तो मेरे पास में दो जगह दिख रहा है ना, ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है, तो इसमें ऊपर वाला जो 10 है वो ऐसे ही फालतू का है। 10 अगर एक्चुअली डेटा में आता है तो काउंट कहाँ होगा, नीचे। फिर अगर 20 आता है मेरे डेटा में एक्चुअली, तो वो कहाँ काउंट होगा, वो मेरे ख्याल में थर्ड वाले में काउंट होगा। 30 अगर आता है तो कहाँ काउंट होगा, फोर्थ वाले में काउंट होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वाले में है। डिसकंटिन्यूअस वाले में ये सब झमेला नहीं है, 10 एक ही जगह आ रहा है तो वहीं पर हमको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। अब लेकिन एक और दूसरा समस्या है कि आगे चल के जो भी फॉर्मूला या जो भी अंडरस्टैंडिंग वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनमें से कोई भी फॉर्मूला कोई भी अंडरस्टैंडिंग आप कभी भी डिसकंटिन्यूअस वाले पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो हमेशा किस पे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ कंटिन्यूअस वाले पे। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो, वट एवर फॉर्मूला और लॉजिक वी विल लर्न will only be applicable on continuous class intervals and it will never be applicable on discontinuous class interval। यहाँ तक बात ठीक है।
अभी लेकिन क्वेश्चन में तो कंटिन्यूस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है सॉल्व करने के लिए, तो क्या करोगे? तो फिर आता है इस अगले पेज का काम, ठीक है ना, कि जब कभी भी आपके पास में डिसकंटिन्यूस फॉर्मेट में मान लो कि कोई भी टेबल फ्रेम करके दिया हुआ है, तो देयर इज अ सिंपल टेक्निक जिसके हेल्प से आप इसको डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बना सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है समझिए, वो टेक्निक ये है कि सारे लोअर लिमिट में से ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल्स आपको 0.5 माइनस करना है और सारे अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना है। ऐसा करने से देखो क्या होगा, 10 से 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 9.5, और 19 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 19.5, फिर से 20 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 19.5, और 29 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 29.5। और ये काम जब आप पूरे पे लगा देते हो तो लगाने के अंदर ये विल सी कि जो नया निकल के आएगा दैट विल बिकम कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार थोड़ा सा मेरे को आप लोग रिवाइज कराओ, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे को बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विल बी बेटर। ठीक है, क्या होगा डेटा का मतलब बताओ? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कुड बी फेस? 3. व्हाट आर दे? रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डेटा किसको बोलोगे? जब कोई टेबल वेबल नहीं होगा, कॉमा कॉमा दे दे कि डेटा प्रेजेंटेड रहेगा, ठीक है ना। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलोगे? जब डेटा का डायरेक्ट सिंगल वैल्यू होगा और वो वैल्यू कितने बार रिपीटेड है इन द नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ रहेगा, उसको क्या बोलोगे आप? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या आएगा आपके पास में? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में न तो कॉमा कॉमा होगा और ना ही आपके पास में डेटा का सिंगल वैल्यू होगा लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर। उसमें क्या होगा आपके पास में? क्लास इंटरवल। क्या होगा बताओ? क्लास इंटरवल। और कौन से क्लास इंटरवल में से कितना वैल्यूज काउंटेड है इसका आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा इन द नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्लास इंटरवल समान है उसमें से किसी भी एक क्लास इंटरवल को, मतलब कि इसको आप क्लास इंटरवल कह सकते हो, इसको आप क्लास इंटरवल कह सकते हो। इसमें जो छोटा वाला नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर लिमिट। जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लिमिट। ठीक है, अगर दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर मैच होने लग जाए तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस फॉर, और अगर मैच ना हो तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर। डिसकंटिन्यूअस पे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लॉजिक एप्लीकेबल नहीं है। सारा लॉजिक, सारा फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल है? कंटिन्यूअस वाले पे। और डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। आया बात समझ? कभी कभी इसके चक्कर में क्या होता है कि एक क्लास इंटरवल का ये वाला वैल्यू नेगेटिव भी हो जाता है। मान लो कि ये वाला 0 to 9, 10 to 19 उस वाले फॉर्मेट में होता, तो इसको आप कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते? सारे लोअर लिमिट में से यू वुड हैव सबट्रैक्टेड 0.5 एंड सारे अपर लिमिट में यू वुड हैव एडेड 0.5। तो 0 में से 0.5 अगर सबट्रैक्ट करते तो वो कितना हो जाता? -0.5। क्लियर है? ऐसा हो सकता है। चलेगा यहाँ तक? ठीक है, ये सब सारा समझ लिया, बता दिया। उसके अंदर एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं बताओ? क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला बताओ? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, मान लो कि ये अगर आपका क्लास इंटरवल वाला सिचुएशन है तो 0 to 10 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 5। कैसे आया होगा सोचो? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसका बताओ क्या हो जाएगा? 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 15। फिर नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा बताओ? 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 25। तो कभी आपको ऐसे पूछ सकता है कि अगर मान लो कि कोई क्लास इंटरवल है ऐसी जनरल, ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल लो, मान लो कि रैंडम एक ले लेते हैं, 50 to 70 का क्लास इंटरवल है, बताओ इसका मिड वैल्यू क्या होगा? ये एक मार्क के लिए आ सकता है 60। कैसे निकालोगे? 50 + 70/2। आया समझ? फिर उसके बाद में एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। तो याद रखना, फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, मतलब क्लास इंटरवल को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस। उस केस में क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज का अंडरस्टैंडिंग होगा अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। यहाँ पर बताओ मेरे को कि इसका क्लास साइज कितना होगा? 10। नेक्स्ट वाले का भी, नेक्स्ट वाले का भी 10। क्लियर है ये वाला चीज? ओके, सो ये वाला भी हो गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में यहाँ पर खत्म। कोई पार्ट रिवाइज कराना है कि हो जाएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं बार ग्राफ पे, ठीक है। अभी बार ग्राफ में देखो क्या होता है, मैं आपको पहले एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ जिससे आप पूरे चैप्टर को ओवरऑल अपने दिमाग में आप सेटल कर सकते हो, ठीक है। बार ग्राफ या हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारा का सारा समझो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में आपको क्या क्या मिला बताओ? आपको मिला अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या मिला आपको? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही दो टेबल मिला ना आपको। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप कोई टाइप का ग्राफ या कुछ बनाने का ट्राई करोगे तो यू विल डील विद बार ग्राफ। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने का ट्राई करोगे तो आप क्या बनाओगे बोलो?
बार ग्राफ। और यही चीज जब आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ट्राई करोगे तो वो क्या बनेगा ऑटोमेटिकली, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम को ही थोड़ा सा तामझाम करने के बाद में वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आया बात समझ? तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दे आर नथिंग न्यू, दे आर जस्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बार ग्राफ किससे डील करता है बताओ? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डील करता है वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपकी किताब का ही एक एग्जाम्पल है, पढ़ लो आप एक बार इसको, और इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। हो गया पढ़ना? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ फैमिली विथ मंथली इनकम ऑफ 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads। ग्रोसरी में 4,000, रेंट में 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000, मिसलेनियस में 1,000। और हमको बोल रहे हैं कि ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ द डेटा अबव। पहले तो आप ये समझो कि ये जो डेटा है, अभी जो मैंने आपको टाइप ऑफ डेटा पढ़ाया उसके हिसाब से कौन सा टाइप लग रहा है आपको? ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्टली यहाँ पे नाम दिया हुआ है और सबका कुछ ना कुछ वैल्यू वगैरह दिया हुआ है हम लोग। आया बात समझ? और ऐसे भी बोल दिया कि इसका क्या बनाना है हम लोग को, बार ग्राफ। अब इसका बार ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा देखो, मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक बस आप देखते जाना। देखना, सबसे पहले आपको बनाना होगा एक्स एक्सिस, ठीक है, और आपको बनाना होगा वाई एक्सिस, कुछ इस टाइप से। फिर नियम ये कहता है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो आप मार्क करेंगे अपने, याद रखना बार ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस पे हमेशा इसको मार्क करोगे, जो भी डेटा का वैल्यू होगा, और जो भी फ्रीक्वेंसी होगा ये वाला जाएगा हमेशा एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी जो कहाँ जाएगा बताओ? वाई एक्सिस, ठीक है। और एक समान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल। तो स्केल आपको थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है। बार ग्राफ बनाते समय एक्स एक्सिस पे स्केल का कोई मतलब नहीं होता है, आप बिना स्केल के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इन नंबर्स को प्लॉट करते समय आपको स्केल का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब कैसे रखोगे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। सपोज करो कि यहाँ पर मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, तो ये हो गया आपके लिए 0 वाला पॉइंट, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सोचना ध्यान से। जैसे यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, और कौन सा आइडिया से लगा रहे हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर जंप कर करके हम ये वाला लगा रहे हैं, ठीक है ना। लगाने के बाद में क्या करना है, देखो बार ग्राफ में सेफ तो ये रहता है कि पहला वाला को ब्लैंक छोड़ दो आप, ठीक है। और जो दूसरा 2 डंडी है आपके पास में, ठीक है ना, उस 2 डंडी के बीच में आप अपना पहला डेटा प्लॉट करो। पहला डेटा क्या है आपका? ग्रोसरी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रोसरी। मैं जी लिख के छोड़ रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है, लेकिन आप पूरा वर्ड ग्रोसरी लिखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके ग्रोसरी के बाद में क्या है बताओ? रेंट। रेंट में क्या करना है कि फिर से एक गैप छोड़ दो आप नेक्स्ट वाला, और उसके बाद वाले में आप रेंट फिलअप कर दो। फिर क्या है बताओ? एजुकेशन। तो एजुकेशन में एक गैप छोड़ो, यहाँ पे ई लिख दो। फिर क्या है आपके पास में? मेडिसिन। एक गैप छोड़ो, मेडिसिन लिख दो। फिर क्या है आपके पास में? फ्यूल। एक गैप छोड़ो और फिर से फ्यूल लिख दो। और आपको क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। एक गैप छोड़ो और यहाँ पर एंटरटेनमेंट लिख दो। एक गैप छोड़ो, एंटरटेनमेंट लिखा है EN, ठीक है। और ये एजुकेशन था तो ED। फिर मिसलेनियस, M आया है क्या? पहले आ तो गया है। मेडिसिन ME, एक गैप छोड़ो, और यहाँ पर मान लो कि MS। चलेगा यहाँ तक? इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो कि आप यहाँ पर नंबर्स को पहले थोड़ा अच्छे से देख लो। नंबर्स क्या है आपका? 4 5 5 2 2 1, कोई बहुत बड़ा नंबर्स नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 स्मॉल स्क्वायर को आप 1 मार्क कर सकते हैं। ये 1, ये मैंने ज्यादा ले लिया शायद, क्या 20 ले लिया। 10 स्मॉल स्क्वायर पे यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, नेक्स्ट वाले पे 4, नेक्स्ट वाले पे थोड़ा से ऊपर चला गया 5, नेक्स्ट 6 तो वैसे है भी नहीं हम लोग के पास। आया समझ मेरे ख्याल में यहाँ तक? इसके बाद आपको क्या करना है, देखो कि ग्रोसरी का वैल्यू कितना है? 4। तो ग्रोसरी वाले पॉइंट पे 4 यूनिट के हाइट का आपको बार बनाना है। कैसे बनाओगे देखो, यहाँ वो बार आपका इस टाइप का हो, जैसे 4 है ना ये वाला, एक बार यहाँ, मतलब एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, इसको आप ऐसे क्लोज कर दो। ये हो गया आपका ग्रोसरी का बार, ठीक है। और ग्रोसरी कितने हाइट का बनाया है आपने? 4। तो कोई कोई स्कूल में ऐसे लिखवा भी देते हैं कि इसके ऊपर आप 4 लिख के ऐसे मेंशन कर, ठीक है। फिर ग्रोसरी के अंदर रेंट का कितना है? 5। फिर रेंट वाले में आप क्या करोगे, देखो कि 5 यूनिट तक का आप बार बनाओगे रेंट में, दिख रहा है ऐसे। और रेंट के ऊपर आप मेंशन कर दोगे कि ये 5 यूनिट का है, चलेगा।
फिर इसी तरीके से रेंट के बाद में एजुकेशन भी 5 यूनिट, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहां आप मेंशन कर दोगे 5। एजुकेशन के बाद में मेडिसिन 2 यूनिट, मेडिसिन पे 2 यूनिट, ये वाला ये वाला, ठीक है 2। मेडिसिन के बाद में 2 2 मतलब 2 और 1 1, इस पे भी 2 यूनिट जाएगा। ठीक है 2, और नेक्स्ट वाले पे 1 1 यूनिट, 1 और लास्ट वाले पे फिर से 1 यूनिट। ये है आपका बार ग्राफ। और इसमें एक और चीज है, जैसे एक्स एक्सिस पे आप इसको प्लॉट किया ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे आप लिख दो कि यहां पर आपने हेड्स को प्लॉट किया, और वाई एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है एक्सपेंडिचर को, तो यहां पर आप लिख देंगे कि ये आपका एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे, ठीक है। और इस टाइप से जो है वो आपका बार दिखाई देना चाहिए या बार ग्राफ दिखाई देना चाहिए। बुक में जो दिया हुआ वो देखो, ये वाला है। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, क्लियर है मेरे ख्याल में? देखो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, क्लियर है मेरे ख्याल में? एक दो और एग्जांपल दिखाता हूं, इसको देखो, पढ़ लो एक बार फिर बात करते हैं। अच्छा सुनो, चल रहा है आगे। तो पिछले वाले में एक चीज मैं थोड़ा और समझा देता हूं आपको, यहां तक तो सब कुछ बढ़िया था एकदम। अभी इसके अलावा आपको एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ना कोई स्केल आपको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। बार ग्राफ के टाइम पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी स्केल मेंशन करने का मतलब बनता नहीं, क्योंकि हम एकदम यूनिफॉर्मली गैप ले लेके काम करते रहते हैं, ठीक है। और ये कोई वेरिएबल भी नहीं है, बस मतलब क्या अलग अलग नाम है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू प्लॉट किया है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको यहाँ मेंशन करना चाहिए 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना यूनिट, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी का नाम सब दिया हुआ है, सीट्स कितना कौन जीता ये भी बताया हुआ है, एंड ड्रॉ बार ग्राफ आपको बोला हुआ है। तो पिछले बार के कंपैरिजन में अगर आप इसको देखते हो तो नंबर्स आपका थोड़ा तो बड़ा हो गया, तब आप एकदम से जो है वो पिछले बार वाला काम नहीं कर सकते कि 1 1 करके ले लिया, फिर उस हिसाब से 75 तक आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको इस बार थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो नंबर्स चूज करना पड़ेगा। वापस से देखो, इनिशियल पार्ट तो आपका सेम ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो कंटिन्यू कर रहे हैं। वापस से आइडिया वही है कि जो भी आपके पास में डेटा का इन्फॉर्मेशन है, जो नाम वाम के फॉर्मेट में दिया वो चला जाएगा आपके एक्स एक्सिस पे, और न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू वो कहाँ चला जाएगा आपके वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पहले बना रहे हैं, और इसके बाद बनाना चाहिए हम लोग को वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखो ऐसा कुछ, ठीक है। फिर से टेक्निक वही रहेगा कि एक गैप छोड़ो, फिर एक का नाम ले लो ए, एक गैप छोड़ो बी, एक गैप छोड़ो नेक्स्ट सी, फिर से गैप छोड़ो नेक्स्ट डी, गैप छोड़ो नेक्स्ट ई, गैप छोड़ो नेक्स्ट एफ। कहाँ तक था? एफ तक ही तो था। ये वाला हो गया आपका कंप्लीट। फिर उसके अंदर जिस टाइप का ये नंबर्स है, मेरे ख्याल में स्केल में ऐसा सही रहेगा, इसमें 10 तो गिन पाओगे ही आप लोग कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसी को 10 कह लो, ठीक है। फिर 10 के बाद में ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाना चाहिए 30, इसके ऊपर 40, फिर 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम कितना चाहिए था 75। टैकल हो जाएगा मेरे ख्याल में यहाँ तक क्या? नहीं नहीं वो आएगा, उसका भी एक क्वेश्चन है, टेंशन। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, चले आगे यहाँ से। ठीक है, नंबर से एक बार देखो, मेरे ख्याल में शुरुआत में ही 75 है आपके पास में, तो ये 75 जो है मेरे ख्याल में कहा, ये 70 है, ये 80 है, तो इसके बीच में यहां तक क्या हाइट का चाहिए होगा हम लोग को, देखना थोड़ा ध्यान से। 75 का जो बार है वो
ये साइड का बनेगा ऐसा, और ऊपर हम मेंशन कर देंगे इसमें 75 प्लॉटेड है। नेक्स्ट वाले में मेरे ख्याल में 55 है, तो 55 जो है वो 50 और 60 के बीच में, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा आना चाहिए। फिर 55 को भी हम यहाँ ऊपर मेंशन कर देंगे कि ये 55 का है। नेक्स्ट है हमारा 37। अब 37 में देखो थोड़ा कैच है, जैसे 0 से लेके 10 तक आप गए हो और इसमें 10 स्मॉल स्क्वायर ही है, ठीक है ना, तो 1 स्मॉल स्क्वायर विल स्टैंड फॉर 1 यूनिट। तो उस हिसाब से अगर आपको 37 जाना है तो वो 30 के ऊपर और 40 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो 30 के ऊपर 7 स्मॉल बॉक्सेस आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर उतना क्लियरली आपको तो नहीं दिखेगा, ये 30 का है ना शायद, बीच में ये 35 का आ गया, तो और ऊपर यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए इस टाइप से। थर्टी सेवन, फिर 29 चाहिए आपको, तो 29 मेरे ख्याल में वही 30 से एक लाइन नीचे, अब आपको ये 30 भी लग सकता है दूर से देखने पे, लेकिन ये 30 से एक थोड़ा सा हल्का सा नीचे, ये हो गया 29, फिर 10, तो 10 का ठीक है सॉर्टेड रहेगा। इस टाइप से, और फिर है वापस से 37, देखो इसको स्केल क्या होना चाहिए इसमें बताओ, यही क्लैरिटी का प्रमाण है, 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, क्योंकि 10 स्मॉल डिब्बे के वहां पे आपने 10 लेकर रखा है, तो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स हो जाएगा। देखो ये हो गया, ठीक है, और इसका एक मैं पहले से भी करके लाया था, इस टाइप से कुछ आप देखोगे क्या आता है, ठीक है। रेड वाला कुछ खास नहीं है, बस वो बता रहा है कि इस हाइट तक गया है, वो रेड वाला नहीं है आपका बार बार इस टाइप से क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो ये स्केल का बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आप ये सेंटीमीटर पे ध्यान मत देना, वो स्मॉल बॉक्सेस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया 10 बॉक्सेस इक्वल्स टू 10 सीट्स, चलेगा मेरे ख्याल। फिर इसके बाद में एक देखो ये वाला आता है, अब यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना, जहाँ पर ये डेसिमल वेसिमल में चीज सब चला जाता है। एक बार आई विल से कि आप ठीक है मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, खुद की तरफ से एक बार ट्राई कर लो। अच्छा देखो कुछ करते हैं, इसका प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग को पहले तो वैल्यूज ध्यान से देख लेना चाहिए, 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22। अभी क्या कि जहां तक ये इवन 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 है ना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो ऑड वाला वैल्यूज है इसको प्लॉट करने में आपको मतलब क्या कि स्केल का बहुत ध्यान रखना होगा। स्केल अगर आपका ठीक से नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी स्केल में एक सजेशन ये हो सकता है कि 10 स्मॉल स्क्वायर को आप मान लो 1 यूनिट, बट इस केस में 1 स्मॉल स्क्वायर कितना यूनिट हो जाएगा आपका, 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। तो इसमें ये 0.1 वाला बात तो ठीक है, बैठ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप आराम से सारा ऑड वाला का प्लॉटिंग कर पाओगे। लेकिन इसमें एक इशू ये आएगा आपके लिए कि 10 स्मॉल स्क्वायर को अगर 1 यूनिट मान लेते तो फिर बहुत लंबा आपको बनाना पड़ेगा। मतलब उस केस में इस बात का केयर लेना है आपको कि वाई एक्सिस पे आपके पास में एम्पल जगह अवेलेबल होना चाहिए। आया बात समझ, क्योंकि अगर आप 10 स्मॉल स्क्वायर को 1 यूनिट लेके चलते हो और आपको जाना है मान लो कि 31.8 तक, यानी कि लगभग कितना चाहिए होगा आपको 32। अब 32 आप देख लो कि मतलब मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मैं एकदम यहाँ से भी काउंट करूँ तो भी आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही मैक्सिमम अवेलेबल। इवन आपको कोई भी जो पेज मिलेगा वो अगर थोड़ा सा मॉडरेट साइज A4 साइज तक का भी है ना, तो इससे बहुत ज्यादा तो आपको 2-3 और मान लो कि ऐसा बॉक्स मिल जाएगा,
उससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाएगा। आया बात समझ? तो इसीलिए जहाँ तक है कि हो सकता है हम इसको तो थोड़ा अवॉइड करने या ट्राई करेंगे। और क्या कर सकते हैं फिर? अब थोड़ा सा क्या है कि स्केल को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल्स, आप ट्राई कर सकते हो 2 यूनिट्स। उस केस में 1 स्मॉल स्क्वायर कितना होगा आप? 0.2 यूनिट्स। अब इसमें जो 0.1 वाला है वो उतना क्लियरली लेकिन प्लॉट नहीं होगा आपका, बट लेकिन ठीक है, और करके आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट्स लेके आप बिगिन कर सकते हो इसको। और 2 यूनिट्स लेके बिगिन करोगे ना, तो मैं एक बार बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अल्टीमेटली देखिए ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट वाला वही है, फिर सोचना होगा आपको। जैसे मान लो कि देखो ये 0 हो गया आपका, 0 होने के बाद में ये हो गया आपका 2, ध्यान से देखते जाना, नहीं समझ में आता मैं करके भी दिखाता हूँ। ये 2 हो गया, 2 के बाद में कितना आ गया 4, 4 के बाद कितना आ गया 6, 6 के बाद में 8, 10 एंड चलता गया। अब पहला वाला आपका कितना था बताओ? 31.8। और 10 स्मॉल स्क्वायर को अगर आप 2 यूनिट्स मान के चलते हो तो 1 स्मॉल स्क्वायर ऑटोमेटिकली आपका कितना हो गया 0.2। और आपको अगर 31.8 चाहिए तो उस केस में क्या होगा आपके, देखना 2 से लेके 30 तक तो डायरेक्टली आ गए आप। 30 आने के बाद में ये जो आधा वाला है आपका, ये आधा वाला कितना हो जाएगा आप? 31। ठीक है ना, और 31 पॉइंट कितना चाहिए आपको? 8। अभी एक बॉक्स जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिए? 0.2। तो एक बॉक्स क्रॉस किए 0.2 क्रॉस हो गया, 2 बॉक्स क्रॉस किए 0.4 क्रॉस हो गया, 3 बॉक्स क्रॉस किए तो कितना हो गया 0.6, 4 बॉक्स क्रॉस किए तो कितना हो जाएगा 0.5, सॉरी 0.8। तो ये बिल्कुल 32 को टच करने से जस्ट एक बॉक्स नीचे रहेगा। आया बात समझ? वहां तक का आपका हाइट हो जाएगा इसमें। सिमिलरली इफ यू कम टू 25.4 तो ये भी मेरे ख्याल में आराम से टैकल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आना चाहिए। 24 तक तो डायरेक्टली ये हो गया। फिर 24 26 के बीचों भी जो लाइन रहा होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 पॉइंट आपको क्या चाहिए 4। तो 25 4 के लिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा गलत है, आपको 2 बॉक्स क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं काफी पास से देख पा रहा हूँ तो एक ही बॉक्स पे बनाया हुआ है। क्लियर है मेरे ख्याल में? ये वाला जो लाइन है ना आपका, ये वाला, ये 25 का लाइन हो गया आपके, और इसके ऊपर आपको कितना बॉक्स क्रॉस करना है 2, क्योंकि 0.4 चाहिए आप। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट मेरे ख्याल में आपको 12.4 चाहिए, इसमें भी सेम ही टेक्निक होगा। 12 आपको मिला हुआ है, और 12 के ऊपर आप क्या करोगे, 2 बॉक्स को जो है वो आप क्रॉस करोगे। देखो ये 12 का लाइन है आप, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर आपको कितना बॉक्स क्रॉस करना है 2, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर 12.4 के बाद में देखो क्या आता है आपके 4.3। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। 4 तो हमारे पास में डायरेक्टली अवेलेबल है, और 0.3 का मतलब क्या हो गया, मतलब हम जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें 0.2 बहुत ही इजीली प्लॉटेबल है, 0.4 भी बहुत ही इजीली प्लॉटेबल है, और 0.3 जो है वो कहाँ लोकेटेड होगा, 0.2 और 0.4 के बीच। ठीक है, तो 0.2 के लिए एक बॉक्स क्रॉस करना है, और 0.4 के लिए आपको 2 बॉक्स क्रॉस करना चाहिए। तो आप क्या करो कि एक और सेकेंड बॉक्स पूरा टच नहीं करके थोड़ा पीछे रह जाओ। लॉजिक समझ में आया? तो आपको मिल जाएगा 0.3। ये लेकिन ऑब्वियसली बहुत प्रिसाइज नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, लेकिन आपको वही करना है कि 0.2 के लिए क्या होगा आपके 4, ये वाला हो गया, ध्यान से सोचना। इससे एक बॉक्स अगर ऊपर चले जाते तो 4.2 पे चले गए, 2 बॉक्स ऊपर चले जाएगा तो कहाँ चले जाओगे 4.4 पे चले जाओ। तो एक बॉक्स क्रॉस करके फिर दूसरे बॉक्स को पूरा क्रॉस नहीं करना है, बीच में ही आपको बना देना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कितना 4.3। फिर नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए था आपको 4.1। सेम ही लॉजिक है, इसमें 4 का लाइन जो रहेगा आपके पास में उससे पूरा एक बॉक्स अगर क्रॉस कर देते तो क्या हो जाएगा 4.2, लेकिन उतना तो आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए 4.1। वो जो एक बॉक्स है उसके भी आपको बीच में रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके 22, तो इसमें आई डोंट थिंक कोई इशू आना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में इसका प्लॉटिंग स्केल का, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवालों में स्केल का बहुत यूज होता है। रैंडम एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन इन सब टाइप का तो इसमें बिना स्केल के भी चल जाता है आपका काम, इसमें तो स्केल का बहुत यूज है, सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं इस टाइप का। पहले तो ये देख लो मीनिंग ऑफ किंग। अभी किंग का क्या झमेला है देखो, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, पहले आप इसको देखो, इसमें मिनिमम वैल्यू कितना प्लॉट करना था आप 10, मैक्सिमम कितना चाहिए था आपको 75। तो आपने क्या करा कि 0 से डायरेक्टली स्टार्ट किया, 10 भी प्लॉटेड है यहाँ पे, 10 के बाद में 20 प्लॉटेड है, और 0 और जो पहला मार्क आपने बिठाया है उसके बीच का गैप कितना है आपके 10, और नेक्स्ट मार्क के बीच का भी गैप कितना है 10। सोचना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से लेकर 10 के बीच का गैप कितना हुआ 10, और 10 से 20 के बीच का गैप भी कितना हुआ 10, फिर नेक्स्ट वाले का गैप भी कितना है 10, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। कभी कभार लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा आपके पास में, जब सपोज करो कि मानो कि आपको 900 से स्टार्ट करना है, और प्लॉटिंग करते समय पहले आपको 900 चाहिए,
900 के बाद आपको 910 चाहिए, उसके बाद आपको 920 चाहिए एंड सो ऑन, आपको 970 तक प्लॉट करना है। अभी इसमें समस्या क्या आएगा कि 0 से लेके सबसे पहले जो आप मार्क करोगे वो आप 900 मार्क करोगे, तो 0 और 900 के बीच का गैप कितने का हुआ, 900 यूनिट्स का। लेकिन 900 के बाद का जो मार्क आपने लगाया है वो कितने गैप पे है, 10 यूनिट के गैप पे ही है। तो इस टाइप से अगर मिसमैच होता ना गैप के अंदर में, कि जो पहला वाला गैप है आपका 0 से लेके फर्स्ट मार्किंग पॉइंट तक का, ठीक है ना, दैट इज टोटली अ लार्ज वैल्यू और अ डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम नेक्स्ट गैप्स, तो उस केस में आपको यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बनाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंक। किंक का यूज सिर्फ आप तभी करेंगे जब आपके 0 से पहले एंट्री के बीच का गैप और बाद के सारे एंट्रीज के बीच का गैप जो है वो सेम ना, ठीक है। यहां पर वो सेम था, इसके अगले क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल में वो सेम ही था कि जैसे 0 से लेके यहाँ पर कितने गैप है 2 का, नेक्स्ट वाले मार्किंग में भी गैप कितने का है 2 का ही है, फिर नेक्स्ट वाले पे भी गैप कितने का है 2 का ही है, और 2 के गैप में ही सारा का सारा पूरा डायग्राम बन गया। अब लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा, मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए इसमें बताओ, 910, फिर आपको 920, 930, 940 उस हिसाब से चलता जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो एक काम तो आप ये भी कर सकते हो कि 0 से ही बनाओ, 0 के बाद में 10 मार्क करो, 2 फिर 20 फिर 30 फिर 40 और कर करके 970 तक पहुंचने का ट्राई करो। उसमें तो समझ रहे हो कि छोटे चार्ट इसमें होगा ही नहीं, पूरा चार्ट पेपर के साइज का आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप बिगिन ही करोगे आप मार्किंग, ये तो मान लो कि 900 से 910 से, आया बात समझ। पर इसका ग्राफ बनाते समय देखो क्या होगा, पहला मार्किंग ही आपको क्या करना चाहिए 900, उसके बाद में फिर 900, 5, 10, 15 वैसे भी ले सकते हो, 900 के बाद में डायरेक्टली 900, 10, 20 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 0 और इसके बीच का गैप कितने यूनिट का है, 900 यूनिट का। फिर जो रिस्पेक्टिव आगे का गैप्स है वो भी 900 यूनिट का है कि वो 5-5 यूनिट का है, 5-5 यूनिट का है। ये दोनों गैप सेम हुआ कि अलग अलग हुआ, अलग अलग हुआ। तो इस सिचुएशन में आपको इस ग्राफ में बनाना चाहिए क्या किंग, यहाँ पे रहेगा ऐसे जिगजैग एक लाइन, और जिगजैग का मतलब ये है कि वहां पे जो गैप है दैट गैप इज वेरी हाई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव गैप ऑफ अदर डेटा या अदर पॉइंट ऑफ मार्क। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, पर यहां पर भी देख लो। अभी इसमें देखो एक्स एक्सिस में दिखाया हुआ है कि जैसे 140 से 145 के बीच का गैप कितने का है 5 यूनिट का, फिर 45 से 50 का गैप कितने का है 5 यूनिट का। तो आगे के पूरे डेटा में गैप कितने कितने का है 5-5 यूनिट का। लेकिन पहला मार्क मैंने क्या किया 140, तो 0 से लेके 140 के बीच का गैप कितने यूनिट का होगा 140 यूनिट्स का। लेकिन बाद का सारा गैप कितने का है 5 यूनिट का। इसीलिए यहां पर मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए यहाँ पर एक जिगजैग लाइन इस टाइप का, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग फिर से किंक। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ले लो, फिर आज रोक देंगे, आज कहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। अच्छा यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, इसमें भी आपको बार ग्राफ ही बनाना है टेक्निकली, बट इस बार ग्राफ में नया चेंज क्या होगा कि जिस टाइप का डेटा है ना, तो आपके वाई एक्सिस पे जो प्लॉटिंग है वो आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इतना लंबा आपके पास में जगह ही नहीं होगा। तो आपको प्लॉटिंग जो वो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए 900 से, और 900 से जब आप प्लॉटिंग बिगिन करेंगे रिस्पेक्टिव आगे के पॉइंट्स पर आप 900, 10, 20 भी मार्क कर सकते हैं, 5, 10, 15 के हिसाब से भी आप मार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है मेरे ख्याल में। लेकिन सिंस मान लो कि 0 से लेके पहला जो मार्क आपने किया वो कितने यूनिट पे है 900 पे, इसीलिए बीच में आपको क्या डालना पड़ेगा किंग। और बाकी रेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो एज इट इज सेम टू सेम ही है, कि जो भी आपका ये वाला इन्फॉर्मेशन ये कहाँ चला जाएगा आपके लिए एक्स एक्सिस पे, और इसका जो रिस्पेक्टिव नंबर का इन्फॉर्मेशन वो कहाँ चला जाएगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। और इस टाइप का फाइनल ग्राफ आपके पास में निकल के आ जाना चाहिए। और स्केल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्केल यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल में 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना लिया बताऊं 5 यूनिट्स, ठीक है। चलो आज यहीं रुक जाएंगे एक बार।